उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद जीत की हो जाए तो हार भी हरा नहीं सकते भैया। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस बेहतरीन सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज की सभा में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, उसके क्वेश्चन की शुरुआत कर लेंगे। 1 से 6 तक के सवालों को आज की सभा में हम फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। तो अगर आपको आज की सभा में कुछ भी सीखने को मिल जाए तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारे इस प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात बताता हूं, अपने फोकस, अपने ध्यान को फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से, चीजों से हटाकर केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना होगा। तो आपका पहला सवाल क्या है आज का, चलिए देखते हैं आपका विविध प्रश्नावली का। तो पहला सवाल हमसे क्या कहता है भैया, एक्स वाई तल में आपके एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, चलिए भाई यहां पर देखते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एक्स वाई तल में, तो ये आपका एक्स डैश वाई और ये आपका वाई डैश, तो हो गया। देखिए एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा का धनात्मक आपका मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड से, धनात्मक दिशा से आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है यहां पर। तो बनाने वाले मात्रक सदिश को लिखिए। ये हो गया आपका ओरिजिन ओ, यहां से मैंने स्टार्ट करा देखो बी, और ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा ए मान लिया मैंने, और ये ऐसे मिला दिया यहां पर भैया। कैसे मिला दिया यहां पर, ऐसे चले और ये आपके ऐसे हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल इनके बीच में कितना हो गया आपका 30 डिग्री, तो एंगल आपका कितना होगा यहाँ पर 30 डिग्री। आपको बता देता हूं मेरे साथियों, बता देता हूं मेरे भाई, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए, कोस थीटा आई कैप प्लस में कोस थीटा आपका साइन थीटा जे कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप, यह आपका आ जाएगा एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिशों को ज्ञात करने के लिए। लेकिन जो तरीका से ज्ञात करना करते हैं वो तरीका यहां पर देख लीजिएगा मेरे साथियों। वो तरीका हमसे क्या कहता है, धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करना है आपको, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, और किसमें एक्स वाई तल में। इसमें एक्स वाई तलित है आई कैप क्या है आपका एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, जे कैप आपका वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, मतलब वाई अक्ष की दिशा में आपका एकांक सदिश, और आई कैप आपका एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। तो देखें आप कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात नहीं करेंगे। तो आपका ये तो हो गया आपका लंब, और ये आपका ये हो गया आपका, देखिए क्या, ये तो हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। तो मेरे साथियों ओवी, जो ये आपका यार ओवी वेक्टर है ना, ओवी वेक्टर, इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण होगा आपका 1। क्यों होगा इसका परिमाण 1 भाई, क्यों होगा परिमाण 1, क्योंकि ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो मैं देखिए ओवी वेक्टर, तो भाई आपका ये ओवी वेक्टर ही है यार मेरे साथियों, ये ओवी वेक्टर ही है जो आपका एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ओवी वेक्टर का मेरा परिमाण कितना आ जाता है 1। क्यों आया परिमाण 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का आपका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 ही होता है। तो ओवी वेक्टर का जो परिमाण है वो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। और अब हमें क्या ज्ञात करना है, ओए वेक्टर, ओ ए बी वेक्टर। तो ओए और ए बी वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, साइन थीटा की मदद से। साइन थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। तो यहां पर लंब क्या हो गया ए बी वेक्टर, तो मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब ए बी वेक्टर। और आपका डिवाइड में कितना हो जाएगा, यहां पर डिवाइड में आपका हो जाएगा देखिए ओए वेक्टर, ओए वेक्टर या फिर ओबी वेक्टर भैया, ओबी वेक्टर। आपकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे साथियों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो मैंने यहां पर लिख दी 1/2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी वेक्टर का आपका मैंने लिख दिया ए बी वेक्टर, उसके बाद ओबी की आपकी वैल्यू होगी 1। तो आपकी जो ए बी वेक्टर की वैल्यू है वो क्या आ जाती है भैया, यहाँ पर ए बी वेक्टर की वैल्यू आ जाती है आपकी 1/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है cos 30 डिग्री।
तो cos 30 डिग्री से हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? cos 30 क्यों ज्ञात करा? क्योंकि इसमें ये होता है आपका आधार अपॉन में कर। आधार यानी कि आपकी OA की वैल्यू आ जाएगी, कर्ण यानी कि OB की वैल्यू आपके पास है, और cos 30 की वैल्यू हम जानते ही हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर cos 30 बराबर आपकी हो जाएगी, देखिए OA वेक्टर, और आपका डिवाइड में यहां पर हो जाएगी कितनी? OB वेक्टर का परिमाण लिख दो मेरे साथियों, क्या? मैग्नीट्यूड। तो OB वेक्टर cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। OA मैंने लिख दिया यहां पर, और इसका OB वेक्टर की कितनी हो जाएगी वैल्यू? आपकी पता ही होगा आपको, परिमाण 1। तो OA वेक्टर बराबर, OA वेक्टर लुक एट द बोर्ड यहां पर भैया, OA वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा? तो OA वेक्टर बराबर आपका √3/2, AB वेक्टर बराबर आपका 1/2। यही आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है ये आपका? यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। कोई गलती, कोई दुख, कोई पीड़ा तो नहीं हुई। फिर से देख लेते हैं। sin 30 क्यों लगाया? आपका लंब अपॉन में कर्ण, लंब यानी कि AB वेक्टर, OB वेक्टर। तो A वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। OB का परिमाण कैसे 1 आया? क्योंकि ये आपका यूनिट वेक्टर है। देन मैंने लगाया cos 30 बराबर में OA वेक्टर, और आपका डिवाइड में OB वेक्टर। OA वेक्टर की वैल्यू आपकी है नहीं, यहाँ पर निकालनी है। OB वेक्टर का परिमाण आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि आपका यूनिट वेक्टर है OB, 1 लिख दी मैंने। तो OA वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। आप मेरे दोस्तों में साथियों, आप इसमें लगाएंगे त्रिभुज का योगफल का नियम। देखिए लग रहा है या नहीं लग रहा है? OA वेक्टर प्लस में OB वेक्टर बराबर में OC वेक्टर। तो यहां पर लगाते हैं त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम भैया, त्रिभुज का नियम। वेक्टर में जो आपको होता है ना त्रिभुज का नियम, उसका उपयोग करेंगे। तो आपका देखिए OA वेक्टर बराबर नहीं, प्लस में आपका AB वेक्टर बराबर में आपका आ जाएगा OB वेक्टर। तो OA वेक्टर आपका कितना हो जाएगा? OA वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √3/2। तो मैंने लिख दिया √3/2। फिर प्लस में आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/2 बराबर OB वेक्टर। ये आपका आ गया आपका मात्रक सदिश। आई कैप और जे कैप और लगा दीजिए। OA वेक्टर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, तो मैंने लगा दिया आई कैप, और आपका 1/2 वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, तो आपका कितना आ जाएगा? जे कैप। तो ये है भाई हमारा OB वेक्टर। तो क्या है आपका OB वेक्टर? आपका क्या है OB वेक्टर भाई? मात्रक सदिश क्या आया यार? यूनिट वेक्टर है ना ये। OB वेक्टर आपका मात्रक सदिश आया √3/2 आई कैप प्लस में 1/2 जे कैप। आप बात कर लेते हैं सवाल नंबर सेकंड की। स्केलर कंपोनेंट और आपका मैग्नीट्यूड बताना है सदिश का। देखिए भाई बिंदु P आपको दिया गया x1 y1। अरे यार इट्स विजिबल और नॉट, विजिबल होगा या नहीं है? विजिबल है नहीं, देश से है या नहीं, दिखने लायक है नहीं, बिल्कुल होगा। तो x1 y1 और आपका z1, उसके बाद आपका q कितना आ जाएगा? x2 y2 और आपका z2। x2 y2 z2 को मिलाने वाले, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हम कैसे निकालते हैं भैया? दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं भैया? कैसे निकालते हैं पता ही होगा आपका। देखिए इसका मैं स्थिति सदिश निकाल लूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है यार? पोजीशन वेक्टर होता है जिसका एक ऐसा सदिश जिसका आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन आपका केंद्र हो, वो आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो देखिए ओपी वेक्टर बराबर आपका x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। OQ वेक्टर बराबर आपका देखिए x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के कैप। आ गया ना पोजीशन वेक्टर? आपका आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब तो आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। अब तो कुछ भी ना है इसमें यार, बिल्कुल आसान है भैया, एकदम आसान है। अब हमें निकालना है PQ वेक्टर। जब आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा तो हम इसके अदिश घटक और सदिश घटक बता देंगे। अदिश घटक बताने के बाद होते क्या है? स्केलर आपके कंपोनेंट होते क्या है? एक्स आई कैप, जे कैप और के कैप के जो मल्टीपल्स है वही आपके स्केलर कंपोनेंट होते हैं। और x1 आई कैप मतलब आई कैप अगर और जे कैप और के कैप को भी आप साथ में ले लें तो आपके वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर कंपोनेंट हो जाते हैं भैया। तो अब देखेंगे PQ वेक्टर आपका आ जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ वेक्टर कितना हो जाएगा? देखिए OQ वेक्टर है आपका x2 आई कैप, मैंने यहां पर लिख दिया x2 आई कैप
प्लस में y2 j कैप प्लस में z2 k कैप माइनस ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, देखिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, बराबर में आप पास आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप। वेक्टर निकाल रहा हूं अभी, वेक्टर निकाल रहा हूं भैया अभी। तो x2 माइनस में x1 i कैप प्लस में y2 माइनस में y1 j कैप प्लस में z2 माइनस z1 k कैप। बता दीजिए इसके कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट पूछ नहीं रहा है, लेकिन स्केलर तो बताने क्योंकि सवाल पूछ रहा है, वेक्टर में पूछ रहा हूं यहां पर। और इसका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल आसानी से हम बता ही देंगे, परिमाण तो हम बात ज्ञात कर ही लेंगे। परिमाण में तो कुछ भी ना, सबसे पहले परिमाण ज्ञात कर देते हैं। चलो परिमाण आ जाएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये तो आपका यार डिस्टेंट अमॉन्ग 3 पॉइंट के बीच की दूरी होती है आपकी त्रिविमीय ज्यामिति में। तो देखिए प्लस में आपका z2 माइनस में z1 का स्क्वायर। अब हम इसके स्केलर कंपोनेंट और बता देता हूं मेरे भाई। स्केलर कंपोनेंट x2 माइनस में x1, तो मैंने लिख दिया x2 माइनस में x1 कोमा y2 माइनस में y1, उसके बाद आपका z2 माइनस में z1। तो ये हो गए आपके स्केलर कंपोनेंट। अब आपको सवाल नंबर 3 दिख जाएगा, जो बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। सवाल नंबर 3 लेंदी है हल्का सा। सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, एक लड़की पश्चिम दिशा में, तो देखिए मैं बना देता हूं एक बार, एक लड़की पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक लड़की पश्चिम दिशा में यानी कि इधर। तो ये तो मेरा ई हो गया, ये मेरा डब्ल्यू हो गया, और ये आपका हो गया उत्तर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये आपका साउथ। तो मेरे साथियों एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर, यानी कि आपकी वो लड़की इधर की दिशा में 4 किलोमीटर यहां से चलती है। कहां से चलती है भैया, ओ से। यार प्रारंभिक बिंदु तो ओ है ना, उसका इनिशियल पॉइंट तो ओ है ना, यहां से चलना स्टार्ट करती है आपकी। और उसके पश्चात वे उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, यानी कि आपका मान लीजिए यहां तक चलती है। तो यहां से आपके 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर ये आपका 30 डिग्री का एंगल, ये टोटल भाई मैंने यहाँ पर लंब डाला तो 90 डिग्री का था, ये एंगल आपका 90 था। जब ये 30 का है आपका, देखिए जब ये आपका 30 का है, यानी कि ऐसे समझो, वो आपका जब एंगल 30 का 3 किलोमीटर यहां तक चली हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। जब ये टोटल यार कितना था, टोटल आपका 90 था, अरे राइट एंगल था यार, राइट एंगल 90 डिग्री था। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका 30 का था, फिर ये कितना बचा, फिर 60 में से आपने 90 में 30 कर दिया तो 60 डिग्री का एंगल, ये आपका 60 डिग्री का एंगल। तो क्या कहता है, चलती है और फिर रुक जाती, कोई बात नहीं। 4 किलोमीटर तो आपकी पूरब में पश्चिम में चली, फिर आपकी यार उत्तर से पूरब में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 3 किलोमीटर और चल दी मेरे साथियों। उसके बाद थोड़ा थक जाती है, हार जाती है, तो क्या करती है, फिर रेस्ट करती है, विश्राम करती है भैया, थोड़ी देर विश्राम करती है, रुकी जाती है मतलब। उसके बाद उसको उसकी डेस्टिनी मिल गई होगी भैया, क्या मिल गई होगी उसे, उसकी मंजिल मिल गई होगी, तो रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यार मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, ये आपको मैंने मिला दिया, तो मैंने यहां पर लिख दिया बी पॉइंट, ये आपका ओ पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, तो ओ ए बी, और यहां से मैंने इसमें डाल दिया मेरे भाई लंब, और ये आपका यहां पर सी। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए यार, तो मैंने यहां से एक लंब डाल दिया मेरे साथियों, बी सी ओ ए, बी सी ओ ए। आप देखिए आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए बी सी। यहां पर आप पास देखिए इसकी 3 वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू नहीं है और इसकी वैल्यू नहीं है, आ जाएंगी मेरे साथियों, बिल्कुल आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी पता कर लेता हूं आपको। पहले सबसे पहले देखिए आपको चाहिए क्या, ओवी वेक्टर। क्या चाहिए हमें, ओवी वेक्टर चाहिए। यहां पर क्या चाहिए, ओ वेक्टर। कैसे आ जाएगा, त्रिभुज के नियम से। कैसे, ओ सी प्लस में सी बी बराबर ओ बी, ओ सी प्लस में सी बी बराबर में ओ बी, त्रिभुज के नियम से। यार किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक ही क्रम वाली दो भुजाओं को दो वेक्टरों से अगर दर्शा दिया जाए, तो तीसरे क्रम वाली भुजा
विपरीत क्रम वाली भुजा उन दोनों के यार योगफल को डिनोट करेगी, निरूपित करेगी यार, योगफल को दर्शाएगी मेरे साथियों। तो देखिए आपका ओसी वेक्टर प्लस में सीवी वेक्टर, ओसी प्लस में सीवी बराबर आपका ओवी वेक्टर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें किस किस चीज की जरूरत है, ओसी की, है या नहीं है, बिल्कुल है। ओसी के बाद आपको सीवी की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल है, डेफिनेटली 100% है। तो यार इनको मैं ज्ञात करने के लिए क्या यूज में लगाऊं, यार इसकी वैल्यू मैं ऐसे ज्ञात करता हूं भाई, ऐसे ज्ञात कर सकता हूं, कैसे ज्ञात कर सकता हूं, ऐसे ज्ञात कर सकता हूं। ओए आप पास 4 किलोमीटर दिया है, अगर मैं कैसे भी इस एसी को ज्ञात कर लूं तो ओए में से एसी को मैं हटा दूंगा, तो आपका क्या बचेगा, वो ओसी बचेगा, ये तो ऐसे ज्ञात हो जाएगा। बात करते हैं इसकी बीसी, ये आपका क्या है, लंब, और ये आपका कर्ण आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और एंगल आप पास 60 डिग्री, 60 डिग्री यूज में होगा, अंदर बार यूज में होगा मेरे भाई। तो मैं लगा देता हूं यहां पर साइन, देखिए साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री, साइन आपका होता क्या है, आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पर, आपको यहाँ पर सीबी, हाइपो कितना हो गया आपका ए बी। तो मैंने लिख दिया सीबी वेक्टर का परिमाण बराबर में ए बी वेक्टर का परिमाण, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। तो मैंने यहां पर लिख दी 1/2, क्या लिख दी, कितनी लिख दी भैया, 1/2। तो सी वी वेक्टर की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, तो मैंने यहां पर सी वी लिख दिया, और ए वी वेक्टर की वैल्यू होगी आपके पास 3। तो देखिए सी वी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। किसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है, सीवी की वैल्यू आ जाती है, बट अभी हमें सीवी की नहीं चाहिए, अभी तो हमें किसकी चाहिए, इसकी सी ए वेक्टर की वैल्यू। तो सी ए वेक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर आपका कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री बराबर आपका कितना होता है, cos होता क्या है आपका, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण, आधार कितना हो जाएगा इसका, तो इसका आधार हो जाएगा भैया, देख लेते हैं अभी क्या होता है इसका आधार, सीबी, सीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में आपका एवी वेक्टर, अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, एवी वेक्टर। तो मैंने यहां पर एवी वेक्टर लिख दिया, सीए वेक्टर अपॉन में एवी वेक्टर, एवी वेक्टर की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी, 3, और सीए वेक्टर की वैल्यू आपके पास अभी नहीं है। अरे यार सीए वेक्टर की वैल्यू तो हमें नीड है, जरूरत है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाती है cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आपकी साइन 60, यही तो प्रॉब्लम हो गया, साइन 60 की आपके √3/2, कितनी √3/2, तो 3√3/2, cos 60 की आपकी हो जाती है 1/2। कोई बात नहीं यार, हल्की सी मिस्टेक थी, हमने उसे सुधार लिया। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, नॉट टू रिग्रेट ओवर देम, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, नॉट टू रिग्रेट ओवर देम। 1/2 बराबर आपका कितना जाएगा, सीए वेक्टर, सीए वेक्टर यानी कि आपकी कितनी है पता नहीं, तो मैंने लिख दिया यहां पर सीए वेक्टर, एवी वेक्टर की वैल्यू कितनी, यहां पर एवी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है आपकी 3, कितनी हो जाएगी 3। तो सीए वेक्टर बराबर 3/2, सीए वेक्टर बराबर आपकी कितनी आ जाएगी 3/2, सीए वेक्टर बराबर आपकी कितनी आ जाएगी यहां पर 3/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ओ सी। तो यहां पर देखिएगा टॉप पर देखिएगा, लाइफ में भी टॉप पर जाएंगे, टॉप कर काम कर टॉप का काम कर भैया, ईमानदारी से, हॉनेस्टी से, साथ मेहनत और ईमानदारी के साथ। तो यहां पर अब आपका देखिए क्या आएगा, ओए ओसी वेक्टर, क्या जाएगा ये आपका ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर जो आपका आएगा देखिए ओए वेक्टर में से मैं अगर सीए वेक्टर को घटा दूं, सीए वेक्टर की वैल्यू कहां है मेरे भाई, सीए वेक्टर की वैल्यू ये रही आपकी, तो 4 माइनस में 3/2, 4 माइनस में 3/2, तो ओसी वेक्टर बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 माइनस 5, 5/2। तो ओसी वेक्टर की वैल्यू भी अब आपके पास निकल कर आ गई, सब वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको इसमें त्रिभुज का नियम लगाना है, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ओसीवी में, किसका नियम, त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम मैंने लगा डाला, तो क्या आएगा आपका त्रिभुज नियम, तो त्रिभुज नियम होता क्या है वैसे आपका, तो आपका जो त्रिभुज नियम है वो होता है विपरीत क्रम वाली भुजा, विपरीत क्रम वाली भुजा, अरे आपके एक ही क्रम वाली भुजाओं की योगफल को दर्शाती है। तो विपरीत क्रम वाली भुजा कौन सी है यहाँ पर, ओवी वेक्टर। तो इसी की तो वैल्यू हमें चाहिए, इसी के लिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं ना, फाइनल इस लड़ाई, इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। असली मजा तो प्रोसेस का है भैया, असली मजा तो प्रोसेस का है। फाइनल आंसर तो यार आपका थोड़ा सा ही आपको आनंदित देता है, क्षणिक
प्लेजर देता है, लेकिन असली मजा तो किसका है? इस प्रोसेस का है। तो ओवी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? ओवी वेक्टर बराबर आपका आ जाएगा ओसी वेक्टर, है ना, और आपका सीवी वेक्टर। सीवी वेक्टर की वैल्यू आप देख लीजिए, सीवी वेक्टर की वैल्यू है रही 3√3(2). तो मैंने यहाँ पर ओसी वेक्टर अभी देख लेता हूं, ये है आपकी ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ। तो ओसी वेक्टर आपको हो जाएगा -5/2 आई कैप, सीवी वेक्टर 3√3/2, 3√3/2। तो ये हो गया आपका ओवी वेक्टर बराबर, ओवी वेक्टर बराबर माइनस में 5/2 आई कैप प्लस में 3√3/2। अब बात करेंगे आपके सवाल नंबर 4 की, फिर 5th की और 6th की। तीनों के तीनों सवालों को भी इसी सभा में फिनिश करेंगे और हमारी सभा यहीं पर फिनिश हो जाएगी इन तीनों सवालों के बाद। सवाल नंबर 4 हमसे क्या कहता है? यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर है, तब क्या यह सत्य है? क्या सत्य है कि ए का मैग्नीट्यूड, यार आपका ए का मैग्नीट्यूड बराबर में बी का मैग्नीट्यूड प्लस में सी का मैग्नीट्यूड। यार ए का मैग्नीट्यूड जो है ना वो बी के मैग्नीट्यूड के और सी के मैग्नीट्यूड के। कब यार इसने जो आपकी कंडीशन दी है, तब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तब जब आपका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का अगर योगफल है तो उनका जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी और सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, क्या ये सत्य है? देख लेते हैं भैया अभी। तो मेरे साथियों मैं बी वेक्टर ले लेता हूं। बी वेक्टर मैंने ले लिया 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस में 5 के कैप। सपोज दैट बी हैव बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। उसके बाद आप पास, ये तो मेरा बी वेक्टर हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया, आसान तरीके से करेंगे भैया, एकदम आसान तरीके से करेंगे। सी वेक्टर आपका मैंने ले लिया, क्या सी वेक्टर मैंने ले लिया आपका, फिर कितना लूं मेरे भाई जिससे आपका ए वेक्टर आ जाए। सबसे पहले मुझे ए वेक्टर को मानना चाहिए, तो मेरे भाई ए वेक्टर को मैं मान लेता हूं। क्या माने बताओ? ए वेक्टर को इसको मैं मान लेता हूं 2 आई कैप और आपका 4 जे कैप एंड आपका 2 के कैप। तो अब हम सी वेक्टर को क्या माने जिससे आपका ये आ जाए? तो ये आ जाए आपका माइनस आई कैप मैंने माना सी वेक्टर को, और मैंने इसको क्या माना? और इसको मैंने माना माइनस में 3 के कैप, -3 के कैप। क्या बी वेक्टर और सी वेक्टर का योगफल करने पर आपका ए वेक्टर आ जाता है? डेफिनेटली आ जाता है। अभी करके दिखा देता हूं। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू आपकी 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस में 5 के कैप, और आपकी सी की कितनी है? माइनस में आई कैप माइनस में 3 के कैप। देखिएगा 2 आई कैप और आपका यहां पर कितना बचेगा? प्लस में 4 जे कैप, और देखिएगा 5 के कैप में से 3 के कैप घट गया तो कितना बचा? 2 के कैप। तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया? 2 के कैप। ये आ गया आपका प्लस में 2 के कैप। अरे यार आया या नहीं आया? ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 2 कैप, 2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप प्लस में 2 कैप। यानी कि ये बात तो सत्य है कि आपका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का योगफल है। अब ये बात और देख लेते हैं मेरे भाई कि आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के तुल्य है या नहीं है। जब तो हम बता देंगे कि सही है या गलत है। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं ए का आपका मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड आई के मल्टीपल जे के मल्टीपल के मल्टीपल का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट में आई के मल्टीपल जे का मल्टीपल, आई का मल्टीपल क्या है? 2, तो 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया। देन फिर आपका जे का मल्टीपल 4 का मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद आपका के का मल्टीपल आपका 2, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 4 16 4 टोटल 24। उसके बाद मैंने निकाल लिया बी का भी मैग्नीट्यूड। सेम तरीका सेम कॉन्सेप्ट। क्या आएगा आपका इसका मैग्नीट्यूड? इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा आपका 3 का स्क्वायर कर दिया। देन आपका 4 का मैंने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मैंने किसका स्क्वायर कर दिया? 5 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया। तो दे मेरे भाई देखिए आपका, यार देखिए यहां पर कितना आ जाएगा। अभी से बात करते हैं 9 + 16 + 25, 9 + 16 25 अंडर रूट में आपका निकल कर जाएगा 16 और 9 आपका 25 √50। तो मैंने यहां पर लिख दिया √50। उसके बाद आपका सी का
मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड। सी क्या है आपका, आसान सा, कुछ भी ना है इसमें, तो माइनस में 1 के वर्ग का करेंगे और आपके माइनस में 3 का वर्ग कर देंगे। कितना आ जाएगा टोटल, 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 9, तो आपका √10 जोड़ लो भाई। क्या आपका √10। अभी देखते हैं क्या ये बात सही है या गलत है मेरे साथियों, क्या ये बात सही है या गलत है। देखो, ए का मैग्नीट्यूड √24, ये √50, √10। बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के तुल्य नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, ये सत्य नहीं है कि आपका अगर आपका बी और सी के योगफल के बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी बी और सी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। ये बात बिल्कुल भी सत्य तो नहीं है। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 5 की, और सवाल नंबर 5 एक आसान सा आपका सवाल है, कर लें यार सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 है, एक्स का वह वैल्यू फाइंड आउट करें जिसके लिए आपका एक्स ब्रैकेट में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, एक्स का मान जिसके लिए आप एक्स आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्स ब्रैकेट में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। अरे मेरे भाई, यूनिट वेक्टर, जब भी यूनिट वेक्टर कहेगा इसका मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा। जब भी यूनिट वेक्टर कहेगा इसका मतलब उसका आपका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो 1 के तुल्य हो जाएगा। यानी कि मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, फिर कर दूं इसको अंदर मल्टीप्लाई, एक्स आई कैप एक्स जे कैप प्लस में एक्स के कैप, अचर है ना। और अचर का मतलब क्या है, आपके आई कैप से मल्टीपल से भी वो गुना होगा, जे कैप के मल्टीपल से भी गुना होगा, के कैप के मल्टीपल से भी गुना होगा। तो एक्स आई कैप एक्स जे कैप एक्स के कैप। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालना तो आप सभी जानते होंगे, आई कैप का मल्टीपल, जे कैप का मल्टीपल, के कैप का मल्टीपल। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और वो तो यार ऑलरेडी मुझे पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए क्या, कैसे पता होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो अंडर रूट में आपका आ जाएगा कितना, 3x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3x स्क्वायर बराबर में 1, अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर में 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां पर, x बराबर 1/√3। तो मेरे साथियों आपकी जो x की वैल्यू है ना, वो x/√3 है। अरे 1/√3 है, कितना था आसान, कुछ भी ना है, बिल्कुल आसान था, 1/√3। अब बात करेंगे सवाल नंबर 6 की, द लास्ट द फाइनल क्वेश्चन। द लास्ट द फाइनल बट नॉट एट द लीस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर बराबर आपका कितना है, देखिए ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में के कैप। एंड आपका जो बी वेक्टर है वो कितना है भाई, बी वेक्टर है आपका यहाँ पर, अरे यार एनसीईआरटी शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होनी चाहिए। तो देखिए आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप के परिणामी, परिणामी का मतलब उनके योगफल के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 5 इकाई है। यार परिमाण 5 इकाई है, इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, इसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसका ऐसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे, सबसे पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग कर लेंगे। जब हम योग कर लेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो वो कितना आ जाएगा, योगफल वाला परिणामी आपका आ जाएगा। फिर उस परिणामी का हम क्या निकालेंगे, आपका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। जैसे ही उस परिणामी का आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, उस यूनिट वेक्टर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस में के कैप, फिर प्लस में आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2 के कैप। भैया 2 के कैप, ये तो आप नो 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 कुछ गलती कर दिया हमने, ये आपका के कैप प्लस का है, माइनस का है यहाँ पर, ये के कैप है ना, ये जो ये आपका के कैप, ये आपका माइनस का है, वो वाला आपका के, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 आई कैप प्लस में जे कैप। तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इसे मैं क्या मान लेता हूं, इसे कोई मैं तीसरा सदिश सी वेक्टर मान लेता हूं आसानी के लिए। किसके लिए मानता हूं मेरे भाई, आसानी के लिए। तो सी वेक्टर बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस में जे कैप। सी वेक्टर बराबर में 3 आई कैप प्लस में जे कैप। सी का मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है यहाँ पर, क्यों जरूरी सी का मैग्नीट्यूड निकालना, ताकि हम इसके
यूनिट वेक्टर तभी तो निकाल पाएंगे। यूनिट वेक्टर होता क्या है, सी कैप बराबर सी का सी वेक्टर और सी के मैग्नीट्यूड का भाग, वही तो आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो मैं सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। क्या आएगा सी का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मल्टीपल और जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर। आई कैप का मल्टीपल क्या है 3, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 का स्क्वायर। देन जे कैप का आपका जो मल्टीपल है वो कितना भाई, तो जे कैप का हमारा मल्टीपल है 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1। 9 + 1 हो गया आपका 10, अंडर रूट में 10। क्या मल्टीपल आया यार इनका परिणामी का, अंडर रूट में 10 परिणामी का। अब मैं निकाल लेता हूं सी कैप बराबर सी वेक्टर और सी का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस में जे कैप, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 आई कैप प्लस में जे कैप। सी कैप का मल्टीपल आपका अंडर रूट 10, तो मैंने यहां पर लिख दिया अंडर रूट 10। अब कुछ ना है रे, जब मल्टीपल आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है, 5 परिमाण पूछे 10 परिमाण पूछे 10 इकाई परिणाम हो 20 इकाई परिणाम हो, कुछ भी ना है, सीधा का सीधा मल्टीपल आपका 5 से मल्टीप्लाई करना है। बट थोड़ा सा इसे आसान कर लें, अंडर रूट को जनरली हम नीचे नहीं रखते हैं, तो थोड़ा सा इसे आसान करते हैं। तो सी कैप बराबर 3 आई कैप प्लस में जे कैप डिवाइड में अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 से मैं गुना भाग कर देता हूं, अंडर रूट 10 डिवाइड में अंडर रूट 10, तो क्या बचेगा आपका सी कैप बराबर ये बचेगा, आप देखिए आपका 3 आई कैप प्लस में जे कैप और यहां पर रूट 10 में वहां पर रख दिया और ये आपका 10, केवल 10। अब इसे हम 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 5 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका क्या बचता है, ये बचता है आपका 5 रूट 10 और 3 आई कैप प्लस में जे कैप डिवाइड में 10, तो बचेगा 2। तो सी कैप बराबर आपका बचेगा 3 रूट 10 आई कैप और आपका 10 रूट 10 जे कैप, नीचे आपका 2। यह आपका आंसर आ जाता है। तो ए वेक्टर दिया गया था भैया, बी वेक्टर दिया गया था, इसने पूछा था हमें परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई है। परिणामी के समांतर, यार परिणामी का मतलब दोनों का योग, दोनों का योग। तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कर लिया, इसको 3 आई कैप प्लस में जे कैप को मैंने कोई तीसरा वेक्टर सी वेक्टर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सी वेक्टर का मैंने परिमाण ले लिया, कितना आ गया, वो आ गया भाई अंडर रूट 10। फिर मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, यूनिट वेक्टर हम जानते हैं सी वेक्टर, और सी वेक्टर के परिमाण का भागफल मतलब भाग आपका क्या जाएगा यूनिट वेक्टर। तो सी कैप बराबर में सी वेक्टर डिवाइड में सी का परिमाण 3 आई कैप प्लस में जे कैप डिवाइड में अंडर रूट 10, 3 आई कैप प्लस में जे कैप डिवाइड में अंडर रूट 10 गुना रूट 10 और आपका फाइनल आंसर आ गया 3 रूट 10। मेरे भाई यार ये तो सोचना ही नहीं है कोई भी चीज करते टाइम, कुछ भी करते टाइम कि यार पीपल लोग बाद में क्या बोलेंगे, अरे यार द बिगेस्ट प्रिजन वी लिव इन इज व्हाट अदर्स विल टॉक, ये तो सोचना ही नहीं है। जो यार ये सोचेगा उसका सपना वैसे के वैसे ही रह जाएगा। और मेरे भाई क्या करना है, और हमें देखिए इतना कर लेना है, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं आपके ड्रीम के लिए। इफ यू डोंट सेक्रीफाइस वन डे योर ड्रीम विल बी इफ यू डोंट सेक्रीफाइस वन डे योर ड्रीम विल बिकम सेक्रीफाइस। अगर मेरे साथियों आप अपने ड्रीम के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, कुछ चीजों का बलिदान नहीं देंगे, तो आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम है ना, वही एक दिन यार सेक्रीफाइस बन जाएगा। तो प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को समझें, इधर उधर की सारी चीजों को एनालिसिस करें कि कौन सी चीज आपके सपने के लिए, आपके ड्रीम के लिए, आपके लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज आपके लक्ष्य के लिए इररिलेवेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लक्ष्य के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके काम के लिए, उनको यार ज्यादा टाइम दे। और जो चीजें आपके लक्ष्य के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके टारगेट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप लेस टाइम दे, यानी कि कम से कम टाइम दे। अगर आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला भैया, कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।